दोस्तों, टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स के जबरदस्त नॉवेल एक्सप्लेन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे किनमू और ड्रैगन किलिन को घोस्ट वैली के अंदर एक बेहद खतरनाक सिचुएशन में फंसते हुए, जहां ग्रेट शामन्स उनके ऊपर डेंजरस अटैक कर देते हैं। और साथ ही चिन्मू को पता चलेगा 16 इयर्स पहले की मिस्ट्री के बारे में। तो वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। और अगर आपने पिछला वाला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर के जरूर से देख लेना, नहीं तो आप वीडियो को सही से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है, जहां पंगोंग तेसोदूर कहीं से बोलता है, कल्ट मास्टर किन, पिछली मुलाकात के बाद से उम्मीद है तुम ठीक हो। उसकी आवाज सॉफ्ट और इमेच्योर थी, लेकिन फिर भी लाउड और क्लियर थी, जिससे उसकी इनकम्पैरेबली डेंस कल्टीवेशन साफ दिखाई दे रही थी। छिन्मू ने उसकी आवाज सुनी और उसका हार्ट हल्का सा कांप उठा। उसने मन ही मन सोचा, उसकी कल्टीवेशन स्पीड तो मुझसे भी ज्यादा तेज है। जब हम कैपिटल सिटी के बाहर भिड़े थे, तब भले ही वह मेरे सेम रेल्म में था, लेकिन उसकी कल्टीवेशन मेरी जितनी डेंस नहीं थी। लेकिन अब वह मुझे कैचअप कर चुका है। अब आगे, छिन्मू ने हंसते हुए पंगोंग त्सो से बोला, मैं ठीक हूँ, बहुत ठीक हूँ। लिटिल प्रिंस भी काफी अच्छा लग रहा है। उस समय मुझे काफी चिंता थी कि कहीं उन कपल नाइव्स ने तुम्हें काटकर मार ही न डाला हो। अब तुम्हें जिंदा देखकर मुझे राहत मिली है। पंगोंग त्सो मुस्कुराया और छिन्मू से कहा, कल्ट मास्टर पहले शायद ठीक रहे होंगे, लेकिन अब नहीं। तभी एक शमन किंग ने सिर उठाकर बैट गॉड्स की स्कल्प्टर्स को ध्यान से देखने के बाद कहा, प्रिंस, ऊपर 2 बैट्स हैं। मगर पंगोंग त्सो ने बेपरवाही से कहा, इन्हें मार दो। बारबेरियन डी एम्पायर के सेवेरल 100 एक्सपर्ट्स ने एक शब्द भी नहीं कहा और सीधे अपनी स्पिरिट वेपन्स निकाल ली। अगले ही पल सेवेरल 100 चमकते हुए नाइफ पैलेट्स आसमान में उठ गए। काउंटलेस नाइफ लाइट्स लहरों की तरह हवा को चीरते हुए मिड एयर में मौजूद बैड गॉड्स की स्कल्पचर्स की नॉस्ट्रिल्स की तरफ बढ़ने लगीं। इन डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स ने मिलकर एक फॉर्मेशन बनाई और एक साथ अटैक करने की वजह से उनकी पावर कई गुना बढ़ गई। ये नज़ारा सच में बेहद स्टनिंग था। उस समय चांसलर बाशान ने अकेले प्रेरी में, मतलब घास के मैदान में, 800 सोल्जर्स के अटैक्स को रोका था और उसकी डिवाइन आर्ट, हेवनली स्पिरिट्स एस्कार्पमेंट, कई बार टूट चुकी थी। हालांकि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस ट्रूप्स में घास के मैदान के कुछ एक्सपर्ट्स सेलेस्टियल बीइंग रेल्म और लाइफ एंड डेथ रेल्म पर मौजूद थे। पेंगोंग त्सो अपने साथ आर्मी से जिन एक्सपर्ट्स को लेकर आया था, वे सभी डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स थे, लेकिन उनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्चरेशन वाले केवल 4 शामन किंग्स थे, जिन्होंने सेलेस्टियल बीइंग रेल्म और लाइफ एंड डेथ रेल्म तक कल्टीवेशन की थी। ये चारों शामन किंग्स अभी अटैक नहीं कर रहे थे, इसलिए भले ही फॉर्मेशन की पावर बहुत इमेंस थी, लेकिन इसकी तुलना चांसलर बशान द्वारा झेली गई पावर से नहीं की जा सकती थी। दोनों व्हाइट बैट्स जल्दी से उड़कर बाहर निकले और अपना मुंह खोल दिया। सर्कुलर साउंड वेव्स सोल्जर्स पर बॉम्बार्ड करने लगीं। उन्होंने ऐसी डिवाइन आर्ट एग्जीक्यूट की थी जो साउंड वेव्स का इस्तेमाल करती थी। लेकिन स्ट्रेंज बात यह थी कि जब ये साउंड वेव्स कानों तक पहुंचती थीं, तब उन्हें सुना नहीं जा सकता था। आसमान में काउंटलेस कर्व्ड नाइव्स उन साउंड वेव्स से टकराकर क्लैंगिंग की आवाज करते हुए नीचे जमीन पर गिरने लगे। नीचे मौजूद आर्मी के सेवेरल 100 एक्सपर्ट्स उन साइलेंट साउंड वेव्स की चपेट में आ गए और अगले ही पल पूरी तरह क्योस में बदल गए। अचानक बारबेरियन डी एम्पायर के सोल्जर्स के हेड्स बड़े से बड़े होते चले गए और फिर एक धमाके के साथ फट गए। आसमान में लगातार एक्सप्लोजन्स की आवाजें गूंजने लगीं। सोल्जर्स के हेड्स एक के बाद एक एक्सप्लोड होते गए और ब्लड हर दिशा में छिटकने लगा, जिससे पूरा सीन बेहद शॉकिंग हो गया। दोनों व्हाइट बैट्स आसमान से नीचे उड़कर आए और आर्मी की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। उनके माउथ से लगातार साउंड वेव्स निकल रही थीं। अचानक एक शमन किंग ने कोल्ड स्नॉट किया और एक व्हाइट बैनर निकाल लिया। उसने उसे दोनों व्हाइट बैट्स की तरफ जोर से हिलाया और दोनों बैट्स को तुरंत महसूस हुआ कि उनकी सोल्स कांप रही हैं। वे आसमान से नीचे गिर गए और ट्रूप्स के बीच जा गिरे। जिंदा बचे सोल्जर्स ने महसूस किया कि उनके हेड्स पर मौजूद प्रेशर अचानक गायब हो गया है। उन्होंने तुरंत अपने नाइफ पैलेट्स को कंट्रोल किया। काउंटलेस कर्व्ड नाइव्स उस जगह की तरफ टूट पड़े जहां दोनों व्हाइट बैट्स गिरे थे और लगातार क्लैंगिंग की आवाजें गूंजने लगीं। एक पूरी वेव की नाइफ रेन के बाद सभी ने अपनी कर्व्ड नाइव्स को वापस कंट्रोल किया और वे नाइफ पैलेट्स तेजी से घूमते हुए फिर से आसमान में लौट आए, जहां दोनों व्हाइट बैट्स गिरे थे। वहां काउंटलेस कर्व्ड नाइव्स ने एक विशाल पिट बना दिया था, मतलब गड्ढा बना दिया था। यहाँ तक कि वहां मौजूद रॉक्स भी बारीक पाउडर में बदल गए थे।
बारबेरियन डी एम्पायर के दो डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स आगे बढ़कर चेक करने लगे कि व्हाइट बैट्स मर चुके हैं या नहीं। तभी अचानक उस पिट से डस्ट हवा में भर गई और दोनों व्हाइट बैट्स उस डस्ट के बीच से उड़कर बाहर निकल आए। उन्होंने अपने विंग्स फ्लैप किए और पलक झपकते ही उन दो डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स के पास पहुंच गए। उनकी स्पीड इतनी फास्ट थी कि कोई रिएक्ट भी नहीं कर पाया। दोनों बैट्स ने उन दो सोल्जर्स को पकड़ लिया और तुरंत उड़कर दूर चले गए। एक शामन किंग ने यह देखा तो उसके शोल्डर्स झटके। उसके पीछे गोल्डन रेज शानदार तरीके से चमकने लगी और वे दो गोल्डन विंग्स में ट्रांसफॉर्म हो गईं। उसने विंग्स फ्लैप किए और आसमान में उठकर दोनों व्हाइट बैट्स का पीछा करने लगा। उड़ते समय उस शामन किंग का सिर बर्ड के हेड में और उसके शरीर पर 6 आर्म्स प्रकट हो गए। उसके हाथ में एक वज्रा सेप्टर था जिसे उसने थंडर की रंबलिंग के साथ दोनों व्हाइट बैट्स की तरफ जोर से स्मैश किया। दो डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स को लेकर उड़ रहे बैट्स की स्पीड काफी कम हो गई। इसी वजह से शमन उनके बेहद करीब पहुंचने वाला था, इसलिए व्हाइट बैट्स के पास अपने प्रे को छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसके बाद उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ाई और अपने परस्यूअर को पीछे छोड़ दिया। उस शामन किंग ने अपनी वाइटल क्यूआई को एक विशाल हैंड में ट्रांसफॉर्म किया और उन दोनों डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स को पकड़ लिया। उसी समय उसने देखा कि उन दोनों लोगों का ब्लड पहले ही पूरी तरह सक किया जा चुका था और वे अननेचुरल डेथ मर चुके थे। दोनों व्हाइट बैट्स विशाल ट्रीज पर जाकर लैंड हुए और अपना मुंह खोल दिया। फिर एक बार साइलेंट साउंड वेव्स बाहर निकलीं और उनका पीछा कर रहे लोगों को तुरंत पूरी तरह केओस में डाल दिया। तभी एक शमन किंग ने एक मिरर उठाया और उसे आसमान में लटका दिया। जैसे ही मिरर की लाइट एक व्हाइट बैट के शरीर पर पड़ी, दोनों बैट्स ट्रीज से नीचे गिर गए। तभी हूश की आवाज के साथ नाइफ लाइट्स बारिश की तरह नीचे आईं और उस जगह पर टूट पड़ी जहां दोनों व्हाइट बैट्स गिरे थे। एक शामन किंग ने अपना शरीर झटका और एलिफेंट के हेड वाले एक गोल्डन जायंट में ट्रांसफॉर्म हो गया। उसने एक छोटे माउंटेन जितनी विशाल रॉक उठाई और दोनों व्हाइट बैट्स के गिरने वाली जगह पर जोर से फेंक दी। एक दूसरे शमन किंग का प्राइमिडियल स्पिरिट भी उसके पीछे अपना फॉर्म दिखाने लगा और उसकी वाइटल ची एक विशाल पाम में ट्रांसफॉर्म हो गई। उसने एक मुद्रा के साथ नीचे जोरदार स्ट्राइक किया और वह विशाल रॉक एक ही वार में स्मिथरीन्स में बदल गई। जमीन लगातार कांपने लगी और आसपास के ट्रीज भी इस जोरदार इम्पैक्ट से उड़कर दूर जा गिरे। एक शामन किंग ने कहा, अब तो ये दोनों मर चुके होंगे, राइट? लेकिन किसी को राहत की सांस लेने का समय भी नहीं मिला। ट्रूप्स तेजी से उस जगह की तरफ बढ़ ही रहे थे कि दोनों व्हाइट बैट्स फिर से उड़कर ऊपर आ गए। ट्रूप्स के वहां पहुंचने से पहले ही वे किसी नशे में लड़खड़ाते हुए फॉरेस्ट के अंदर उड़ने लगे, लेकिन इतनी बुरी तरह इंजर्ड होने के बावजूद भी वे अभी मरे नहीं थे। एक शामन किंग ने व्हाइट बैनर को एक बार फिर जोर से हिलाया। दोनों व्हाइट बैट्स की सोल्स पर फिर से एक भयानक इम्पैक्ट हुआ। वे नीचे गिर पड़े और उसी समय नाइफ रेन एक बार फिर उन पर बरसने लगी। जब अटैक की यह वेव खत्म हुई, तब भी दोनों व्हाइट बैट्स फिर से उड़कर ऊपर आ गए। उनके बॉडीज अब बिल्कुल स्टेबल नहीं थे, वे बुरी तरह इंजर्ड थे, फिर भी वे अभी तक मरे नहीं थे। पंगोंग त्सो हैरान होकर बोला, काफी इम्प्रेसिव है। इन दोनों व्हाइट बैट्स की स्किन और फ्लैश सच में बेहद टफ थी। यहाँ तक कि घास के मैदान के सबसे फेमस नाइफ पैलेट्स भी उन्हें ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा पा रहे थे। उन्हें असली डैमेज सिर्फ रोलंस गोल्डन पैलेस के शामन किंग्स के अटैक्स से हो रहा था। शमन किंग्स के लगातार अटैक्स झेलने के बाद भी इन व्हाइट बैट्स का तुरंत न मरना पंगोंग त्सो की एक्सपेक्टेशन से बाहर था। उधर फॉरेस्ट की डेप्थ्स में काफी पहले जा चुके चिनमू ने मुस्कुराते हुए ड्रैगन कीलिन से पूछा, फैटी ड्रैगन, अब भी तुम्हें लगता है कि तुम इन दोनों व्हाइट बैट्स के ओपोनेंट हो? ड्रैगन कीलिन ने स्नॉट करते हुए कहा, ये दोनों स्ट्रांग तो हैं, लेकिन क्या तुम नहीं देख रहे कि इनकी हालत कितनी खराब हो रही है? बारबेरियन डी एम्पायर के सोल्जर्स अब गोस्ट वैली के फॉरेस्ट में पहुंच चुके थे और अपने प्रे का पीछा कर रहे थे। दोनों व्हाइट बैट्स हेविली इंजर्ड थे और फॉरेस्ट में कभी ऊपर तो कभी नीचे उड़ रहे थे। बारबेरियन डाई एम्पायर के डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स अलग अलग डायरेक्शंस में फैल गए और उन्हें खोजने लगे। इसी समय फॉरेस्ट के अंदर से रस्टलिंग की आवाज आई। बारबेरियन डी एम्पायर के एक डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर ने अलर्ट होकर अपना नाइफ पैलेट एग्जीक्यूट किया। वह लगातार घूमने लगा और उसमें से बारीक कर्व्ड ब्लेड्स बाहर निकलकर उसके चारों तरफ घूमने लगीं। उन कर्व्ड ब्लेड्स में कुछ बड़ी थीं और कुछ छोटी। अचानक रस्टलिंग की आवाज बंद हो गई, लेकिन वह डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर फिर भी रिलैक्स नहीं हुआ। वह बहुत सावधानी से आगे बढ़ने लगा और उसके नाइफ पैलेट से और भी फाइन कर्व्ड नाइव्स बाहर निकलती गईं, जो कभी चमकती और कभी अंधेरे में गायब होती हुई घूम रही थीं।
वह एक ऐसे फॉरेस्ट में पहुंच गया जो फ्रूट्स से पूरी तरह भरा हुआ था। ज्यादातर फ्रूट्स एप्पल्स थे और हर एप्पल लगभग एक फिस्ट जितना बड़ा था। वह डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर बेहद सावधानी से और अंदर की तरफ बढ़ता गया। तभी उसे अपने पीछे से फिर रसलिंग की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन उसे वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अगले ही पल वही रसलिंग की आवाज उसके सामने से आने लगी। उसने तुरंत अपना सिर घुमाकर सामने देखा, लेकिन वहां भी उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी अगले ही पल रसलिंग की आवाज फिर से उसके पीछे से आने लगी। हालांकि वह डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर बेहद परसेप्टिव था, इसलिए उसके बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं आया। उसके सामने एक कर्व्ड नाइफ दिखाई दी और धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस ब्लेड की सरफेस मिरर की तरह चमकदार थी, इसलिए उसमें उस आदमी के पीछे का पूरा सीन रिफ्लेक्ट हो रहा था। ट्रीज पर लगे एप्पल्स अब अपने हेड्स उसकी तरफ घुमा रहे थे। एक तरफ से देखने पर वे इंसानी फेसेस जैसे दिखाई दे रहे थे। उनके नाक, आंखें और माउथ्स थे और उनके चेहरों पर उस आदमी की तरफ देखकर स्ट्रेंज स्माइल्स बनी हुई थीं। यह देखकर डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर का पूरा शरीर कांप उठा और उसने तुरंत अपने नाइफ पैलेट से सारी कर्व्ड ब्लेड्स बाहर निकाल दी। काउंटलेस ब्लेड्स हवा को चीरते हुए उसके चारों तरफ मौजूद एप्पल्स की तरफ बढ़ने लगीं। हुश की आवाज के साथ लाल एप्पल्स अचानक ट्रीज से नीचे गिरने लगे और लीव्स हवा में घूमने लगीं। काउंटलेस एप्पल्स उस डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर की तरफ तेजी से उड़कर आने लगे, लेकिन वह काफी स्ट्रांग था। उसकी नाइफ लाइट्स जोरदार बारिश की तरह बरसने लगीं और काउंटलेस एप्पल्स को एक के बाद एक काट कर टुकड़ों में बदल दिया। कुछ ही पलों में जमीन कटे हुए एप्पल्स से भर गई और चारों तरफ फ्रूटी फ्रेग्रेंस फैल गई। उसी समय एक एप्पल अचानक जमीन पर रोल करने लगा। उसने अपनी तरफ आने वाली नाइफ लाइट को अवॉइड किया और सीधे उस आदमी की लेग पर झपट कर बाइट कर लिया। डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर को अचानक अपनी लेग में नम्बनेस महसूस हुई और कुछ ही पल में उसकी लेग की पूरी फीलिंग खत्म हो गई। फिर उसके शरीर का आधा हिस्सा भी नंब होने लगा। जब उसने अपनी लेग पर चिपके उस एप्पल को काटने के लिए अटैक करना चाहा, तभी उसका हेड भी पैरालाइज्ड हो गया और उसके कंट्रोल में मौजूद सारी कर्व्ड नाइव्स जमीन पर गिर गईं। बाकी एप्पल्स फिर से हवा में उठे और वापस अपने ट्रीज पर जाकर लग गए। फिर उन एप्पल्स ने अपने हेड्स उसकी तरफ घुमाए और जमीन पर गिरे हुए डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर को स्ट्रेंज स्माइल्स के साथ देखने लगे। वह आदमी बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा था। उसका हार्ट तेजी से धड़क रहा था। तभी उसे अपनी नेक पर तेज इचिंग महसूस हुई और अगले ही पल उसने देखा कि उसकी नेक से एक नया फेस बाहर निकल रहा था। उस नए फेस की नाक और माउथ थे। उसका माउथ पूरी तरह खुला हुआ था, जैसे वह सांस लेने के लिए हाँफ रहा हो, और वह मुस्कुराते हुए बोला, कॉट यू, कॉट यू। वह फेस लगातार स्क्वर्म करते हुए बाहर की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही समय में उस आदमी के ऊपर 2 नेक्स और 2 हेड्स हो गए। फिर उस नए हेड के नीचे एक ऊपरी धड़ भी ग्रो होने लगा। डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर को अपने शरीर के फटने जैसी भयानक पेन महसूस हुई। उसने अपना माउथ खोलकर स्क्रीम करने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकल पाई। वहीं एप्पल से पैदा हुआ वह नया आदमी अपने दोनों हैंड्स के सहारे बाहर क्रॉल करने लगा। उसकी क्रॉलिंग स्पीड बेहद फास्ट थी और कुछ ही पलों में उसके शरीर के और भी कई हिस्से उस आदमी के शरीर से बाहर निकलने लगे। आखिरकार दोनों लोग पूरी तरह अलग हो गए। न्यूबॉर्न वाला आदमी बिल्कुल उसी डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर जैसा था, बस फर्क इतना था कि वह पूरी तरह नेकेड था। उसने जमीन से एक कर्व्ड नाइफ उठाया और उसे उस आदमी की चेस्ट में घोंप दिया। फिर उसके शरीर से क्लोथ्स उतारकर खुद पहन लिए। न्यूबॉर्न एप्पल मैन ने हंसते हुए कहा, हे फ्रीडम। एप्पल मैन ने नाइफ पैलेट उठाया और खुशी खुशी फॉरेस्ट से बाहर निकल गया, जबकि बाकी एप्पल्स उसे जाते हुए एनवी के साथ देखते रहे। फॉरेस्ट के अंदर से लगातार मिजरेबल श्रीक्स की आवाजें आने लगीं। गोस्ट वैली के फॉरेस्ट में प्रवेश करने वाले बारबेरियन डी एम्पायर के सभी डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स को तरह तरह के अनइमेजिनेबल डेंजर्स का सामना करना पड़ रहा था। उनमें से कुछ का सामना ऐसे स्ट्रेंज इंसेक्ट्स से हुआ जो ट्रांसल्यूसेंट थे और जेड की तरह दिखाई देते थे। वे बेहद एजिलिटी के साथ उड़ सकते थे और लोगों की नॉस्ट्रल्स के अंदर टनल करते हुए उनके ब्रेन्स तक पहुंच जाते थे, मतलब दिमाग तक पहुंच जाते थे। फिर उनके बॉडीज को कंट्रोल करने लगते थे। जिन लोगों का अंत इस तरह होता था, उनके लिए केवल डेथ ही बचती थी। कुछ इनकम्पेरेबली टाइनी लीचीज ट्री लीव्स पर मौजूद ड्यू में छिपी हुई थी। जब ड्यू की एक ड्रॉपलेट किसी डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर के शरीर पर गिरती, तो शुरुआत में उसे कुछ भी एबनॉर्मल महसूस नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसे लगता कि उसका बॉडी ज्यादा से ज्यादा हेवी होता जा रहा है और उसका हेड भी उत्साहित होने लगता। उसकी बैक पर एक विशाल लीच चिपकी होती।
जो लगातार उसका ब्लड और एसेंस सक कर रही होती, मतलब चूस रही होती है। कुछ ही समय बाद उस लीच के ऊपर एक फेस और 4 लिम्स ग्रो हो जाते, लेकिन वह फिर भी उस आदमी के बॉडी पर चिपकी रहती और वह लीच बिल्कुल उसी होस्ट की तरह दिखाई देती, जैसे कोई ह्यूमन अपनी बैक पर दूसरे ह्यूमन को लेकर घूम रहा हो। जब डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर का एसेंस और ब्लड पूरी तरह सक हो जाता, तो वह डेड होकर जमीन पर गिर जाता, जबकि लीच खुशी खुशी उसके बॉडी से अलग होकर भाग जाती। ये शांत दिखाई देने वाला फॉरेस्ट असल में डेंजर्स से भरा हुआ था। बारबेरियन डी एम्पायर के आने से यहाँ रहने वाले डेंजरस क्रिएचर्स बेहद एक्साइटेड हो गए थे और अंदर घुसने वाले कई लोगों ने अपनी लाइव्स गंवा दी थीं। भले ही बारबेरियन दी एम्पायर के डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स की एबिलिटीज रिमार्केबल थीं, फिर भी उनके पास इस जगह के डेंजर्स से बचने का कोई तरीका नहीं था। चिनमू बेहद अलर्ट होकर फॉरेस्ट के अंदर से गुजर रहा था। उसने बोधिसाहा ट्रू बॉडी को एग्जीक्यूट कर रखा था, जो उसे और ड्रैगन किलिन को प्रोटेक्ट कर रहा था, इसलिए अभी तक वे दोनों सेफ थे। इसी समय किन्मू ने एक ट्री के नीचे क्रॉस लेग्ड बैठे हुए एक मोंक को देखा। पता नहीं वह कब मर चुका था, लेकिन उसका बॉडी अभी तक डिकम्पोज नहीं हुआ था। उसके पीछे एक बोधि ट्री मौजूद था, जो ब्रिलियंट लाइट्स और वाइब्रेंट कलर्स से चमक रहा था। साफ दिखाई दे रहा था कि वह किसी अनयूजुअल ट्रेजर से ट्रांसफॉर्म हुआ था। कन्मू ने मन ही मन सोचा, इस इमिनेंट मोंक का बोधिसाहा ट्रू बॉडी तो मेरे बोधिसाहा ट्रू बॉडी से भी ज्यादा पावरफुल था, फिर भी वह मर गया। रूलाइज महायाना सूत्रा भी यहाँ के डेंजर्स का सामना नहीं कर सकता। चिन्मू की स्किन तक क्रॉल करने लगी। उसने तुरंत बोधिसाहा ट्रू बॉडी को डिस्पर्स कर दिया। फिर उसने अपने दोनों हैंड्स सामने फैलाए और अपनी फिंगर टिप्स को आपस में इंटरट्वाइन करते हुए धीरे धीरे हवा में मूव किया। एक हैंड हेवन की तरफ उठा और दूसरा हैंड अर्थ की तरफ नीचे रहा। फिर चिन्मू ने डाओ सोर्ड की फर्स्ट फॉर्म एग्जीक्यूट की, a dot threading the vast movements. Yin and yang come and go within 2 modes. उसके हैंड्स पर मौजूद वाइटल की थ्रेड्स सोर्ड्स में ट्रांसफॉर्म हो गए और एक इनकॉम्परेबली कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन के एग्जीक्यूट होते ही सोर्ड लाइट्स ने ताइजी डायग्राम के 2 फेसेस का फॉर्म ले लिया, एक ऊपर और दूसरा नीचे। दोनों ताइजी डायग्राम्स के बीच केनमू और ड्रैगन किलिन को प्रोटेक्ट कर रहे थे। स्वॉर्ड लाइट्स लगातार फ्लिकर करने लगीं और ताइजी डायग्राम्स घूमते हुए बार बार यिन और यांग को बदलने लगे। दोनों ताइजी डायग्राम्स की बॉर्डर्स से भी सोर्ड लाइट्स की ट्रेल्स लगातार नीचे लटक रही थीं। ट्री पर मौजूद बोधि ट्री रसल करने लगा। तभी उसकी क्राउन से वुंड से ढके हुए 2 व्हाइट बैट्स नीचे लटक गए। उनमें से एक व्हाइट बैट ने ब्लड और फ्लेम खांसते हुए कमजोर आवाज में कहा, फूलिश बुल, इतना फूलिश भी नहीं है, उसने छिन्मू से कहा। ये बॉल्ड डोंकी 10 साल से भी पहले यहाँ घुसा था। बुद्धिज्म के ब्लेसिंग पर भरोसा करके उसे लगा कि वह बिना किसी चिंता के इस जगह में प्रवेश कर सकता है, लेकिन आखिरकार ट्री इंसेक्ट्स की वजह से मर गया। छिन्मू थोड़ा स्टन्ड हुआ और उसने पूछा, ट्री इंसेक्ट्स? दूसरे व्हाइट बैट ने छिन्मू को बताया, ये एक तरह के ट्री की सीड्स हैं। इंसेक्ट्स की तरह ये इधर उधर जंप और फ्रिस्क करती है। ये जमीन के नीचे छिपी रहती है और जैसे ही किसी इंसान से सामना होता है, उसके एनस के अंदर टनल करके चली जाती है और अपनी रूट्स को फ्लैश के अंदर प्लांट कर देती हैं। इस बॉल डोंकी की मसल्स काफी पहले डिवावर हो चुकी हैं, इसलिए अब सिर्फ उसकी स्किन बची है और ट्री इंसेक्ट्स उसके बॉडी के अंदर पहले ही जर्मिनेट कर चुके हैं। दूसरे व्हाइट बैट ने अपना क्लॉ आगे बढ़ाया और उस एमिनेंट मंक के हेड पर स्लाइस किया। अचानक उसके हेड से घनी हरी भरी वनस्पति बाहर निकल आया और एक छोटे ट्री टॉप में ट्रांसफॉर्म हो गया। व्हाइट बैट ने छिन्मू से कहा, यही ट्री इंसेक्ट है, लेकिन अब ये एक ट्री में ग्रो हो चुका है। वह व्हाइट बैट काफी क्लेवर था। उसने छिन्मू की तरफ देखते हुए कहा, फूलिश बुल, हम दोनों इंजर्ड हैं। अगर तुम हमारी प्रोटेक्शन कर सकते हो तो हम तुम्हें सेफ पाथ बता सकते हैं, जिससे तुम डेंजर से बचते हुए आगे जा सको। छिन्मू मुस्कुराया और दोनों व्हाइट बैट से कहा, दो डाओ फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं भी एक अपोथेकरी हूँ और इंजरीज को क्योर करने में काफी प्रोफिशिएंट हूँ। क्यों ना मैं तुम दोनों की इंजरीज ट्रीट कर दूं और जब तुम दोनों रिकवर हो जाओ तब तुम दोनों मेरी प्रोटेक्शन करना। सुनकर दोनों व्हाइट बैट्स ने एक दूसरे को देखा और बोधि ट्री से नीचे जमीन पर उतर आए। फिर हैरानी से किन्मू से पूछा, फिजिशियन बुल हेड, तुम्हारे मार्स फैमिली में फिजिशियंस भी होते हैं? क्या तुम लोग हमेशा अपनी नोजेस स्काई की तरफ उठाकर नहीं रखते और हर जगह फायर नहीं स्प्यू करते? छिन्मू ने अपनी बुल नोज को आसमान की तरफ उठाया और उसमें से 2 ट्रेल्स ऑफ फ्लेम्स बाहर निकालते हुए कहा, मेरा सजेशन कैसा है? दोनों व्हाइट बैट्स ने तुरंत कहा, ग्रेट। लेकिन दोनों अपने मन में सोच रहे थे, फिजिशियन बुल हेड अगर हमें क्योर कर देता है तो उसके बाद उससे अपना रिलेशन खराब करने में देर नहीं लगेगी। छिन्मू की नजर हल्की सी फ्लिकर हुई और उसने मन ही मन सोचा,
किसी इंसान को पॉइजन करने का सबसे अच्छा समय वही होता है जब उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा हो। जब इन दोनों की इंजरीज ठीक हो जाएंगी, तब इनके पास कोई चॉइस नहीं बचेगी और इन्हें मेरी बात मानकर मेरी प्रोटेक्शन करनी ही पड़ेगी। किन्मू के टाइटी सैक में हमेशा इमरजेंसी के लिए हर तरह की हर्ब्स मौजूद रहती थी, ताकि अगर उसे कभी इंजरी हो जाए तो वह खुद का ट्रीटमेंट कर सके। और एक जनरेशन के डिवाइन फिजिशियन होने के नाते उसके पास कुछ पॉइजनस हर्ब्स भी हमेशा रहती थी। वैसे अगर उसके पास पॉइजनस हर्ब्स न भी हों, तब भी वह केवल स्प्रिट हर्ब्स का इस्तेमाल करके पॉइजनस सब्सटेंस बना सकता था। दोनों व्हाइट बैट्स इंसानों की तरह सीधे खड़े हो गए और छिनमू उनकी इंजरीज चेक करने के लिए आगे बढ़ा। उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ लीं। इन दोनों बैट्स के बॉडीज पर इंजरीज ज्यादा सीवियर नहीं थी। असली प्रॉब्लम उनकी सोल्स में थी, जिन्हें शमन किंग्स के अटैक्स से भारी नुकसान पहुंचा था। रोलंस गोल्डन पैलेस के ग्रेट शमन दूसरे लिविंग बीइंग्स की सोल्स, यहाँ तक कि ह्यूमंस की सोल्स का इस्तेमाल करके कल्टीवेशन करते थे। भले ही उनके स्पेल्स और डिवाइन आर्ट्स बहुत व्यापक थे, लेकिन सोल डिवाइन आर्ट्स में उनकी अटेनमेंट सबसे ज्यादा पावरफुल थी, जबकि उनकी बैटल डिवाइन आर्ट्स उनसे थोड़ी कमजोर थी। जब पंगोंग त्सो ने किन्मू के साथ फाइट की थी, तब उसने उन सोल डिवाइन आर्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया था जिनमें वह सबसे ज्यादा प्रोफिशिएंट था, बल्कि उसने डाओ सोर्ड और लिटिल जेड कैपिटल और दूसरे सेक्रेड ग्राउंड्स की टेक्निक्स का इस्तेमाल करके छिनमू से मुकाबला किया था। और इसी वजह से वह अपर हैंड नहीं ले पाया और छिनमू के हाथों बुरी तरह डिफीटेड हुआ था। अगर उसने सोल डिवाइन आर्ट्स का इस्तेमाल किया होता तो कौन जीतता और कौन हारता, ये कहना मुश्किल था। छिनमू भी निश्चित नहीं था कि उसकी हेवनली डेविल क्रिएशन टेक्निक दूसरे की सोल डिवाइन आर्ट्स को डिफेंड कर सकती है या नहीं। रोलंस गोल्डन पैलेस की सोल डिवाइन आर्ट्स को शमन स्पेल डिवाइन आर्ट्स कहा जाता था, क्योंकि उन्हें एक्सट्रीम लेवल तक कल्टीवेट किया गया था, और इसी वजह से रोलंस गोल्डन पैलेस को घास के मैदानों का सेक्रेड ग्राउंड माना जाता था। दोनों व्हाइट बैट्स को शमन किंग्स की शमन स्पेल्स ने काउंटलेस टाइम्स हिट किया था, और उनके ओपोनेंट्स में सबसे कम कल्टीवेशन वाला भी सेलेस्टियल बीइंग रेल्म पर था। इतने पावरफुल शामन स्पेल्स के कई अटैक्स सहने के बाद भी दोनों व्हाइट बैट्स का जिंदा रहना ये दिखाता था कि डिसेंडेंट्स ऑफ गॉड्स सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी थे। छिनमू ने मन ही मन बुदबुदाया, ये दोनों बहुत स्ट्रांग हैं, मुझे हेवी डोज इस्तेमाल करनी पड़ेगी। मगर तभी दोनों व्हाइट बैट्स तुरंत अलर्ट हो गए। एक व्हाइट बैट ने छिनमू से पूछा, तुमने क्या कहा? छिनमू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा कि तुम्हारी इंजरीज बहुत हैवी हैं, इसलिए मुझे हेवी डोज इस्तेमाल करनी पड़ेगी। वैसे मैं दोनों डाउ फ्रेंड्स को किस नाम से बुलाऊं? पंगोंग त्सो और रोलंस गोल्डन पैलेस की शमन स्पेल्स से निपटने के लिए किन्मू ने मेडिसिन और सोल नरिशमेंट पर काफी रिसर्च की थी। अपोथिकरी की टीचिंग्स में सोल को टारगेट करने वाले शामन पॉइजन्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, और जो थी भी वह बहुत डिटेल्ड नहीं थी। भले ही अपोथिकरी पॉइजन किंग था, लेकिन वह आमतौर पर मिडल अर्थ में ही रहता था और घास के मैदान में बहुत कम जाता था, इसलिए शामन पॉइजन और सोल इंजरीज के बारे में उसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा नहीं थी। हालांकि छिनमू का कई बार रोलंस गोल्डन पैलेस से सामना हो चुका था, इसलिए उसने धीरे धीरे इस फील्ड की अंडरस्टैंडिंग विकसित कर ली थी। ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स के 7 राइटिंग्स ऑफ क्रिएशन को कंबाइन करके उसने एक ऐसा ट्रीटमेंट रिसर्च किया था जिसमें हर्ब्स और टेक्निक्स दोनों शामिल थे। लंबे कान वाले व्हाइट बैट ने कहा, मेरा नाम फू युक्यू है और ये मेरे एल्डर ब्रदर फू युचुन है। जब दोनों व्हाइट बैट्स ने देखा कि छिनमू को पिल्स और मेडिसिन रिफाइन करने के लिए पिल फर्नेस की जरूरत नहीं है और वह केवल हैंड टेक्निक्स और वाइटल ची का इस्तेमाल करके हर्ब्स से मेडिसिनल एनर्जी निकाल रहा है, फिर हैंड टेक्निक्स के जरिए मेडिसिनल रोल्स को पूरा कर रहा है, तो वे हैरान रह गए। दोनों व्हाइट बैट्स ने आश्चर्य से कहा, फिजिशियन बुल हेड सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, हम तो चकाचौंध रह गए हैं। कुछ ही समय बाद छिनमू ने स्पिरिट पिल्स की पहली बैच रिफाइन कर ली। शॉर्ट ईयर्ड फू युचुन ने तुरंत स्पिरिट पिल्स नहीं खाई, बल्कि अलर्ट होकर छिनमू से कहा, अपोथिकरी बुल, पहले तुम खुद एक पिल खाओ। छिनमू जोर से हंस पड़ा और बोला, ब्रदर सच में बहुत कॉशियस हैं, मेरा सरनेम बुल नहीं है, मेरा सरनेम चिन है और मेरा नाम मू है। ऐसा कहते हुए उसने एक स्पिरिट पिल उठाई और खुद खा ली। तब जाकर दोनों व्हाइट बैट्स आश्वस्त हुए और उन्होंने भी स्पिरिट पिल्स खा ली। इसके बाद किन्मू ने घोस्ट क्रिएशन टेक्निक और अर्थ इयॉन क्रिएशन टेक्निक का इस्तेमाल किया और दोनों व्हाइट बैट्स के बॉडीज पर हाथ मारा, जिससे मेडिसिनल एनर्जी एक्टिवेट हुई और उनकी सोल्स मजबूत होने लगीं। दोनों व्हाइट बैट्स को तुरंत काफी कंफर्टेबल महसूस हुआ और उनकी इंजरीज सच में कम होने लगीं। छिनमू ने स्पिरिट पिल्स की एक और बैच रिफाइन की, लेकिन इस बार भी फू युचुन ने पहले छिनमू को एक स्पिरिट पिल खाने के लिए कहा।
ये व्हाइट बैट अपने यंगर ब्रदर फू यूक्यू की तुलना में कहीं ज्यादा कॉशियस था। चिन्मू ने उसकी बात मान ली और एक स्पिरिट पिल खा ली। इसके बाद ही दोनों व्हाइट बैट्स ने बाकी पिल्स खाईं और अपनी इंजरीज को और हील किया। इसी समय कुछ ग्रेट शामन्स जो उनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच चुके थे, बिना किसी वार्निंग के अटैक करने लगे। दोनों व्हाइट बैट्स अभी भी हेविली इंजर्ड थे और उनकी एक्सटर्नल इंजरीज का भी बहुत कम ट्रीटमेंट हुआ था। तभी चिन्मू ने अपना हाथ उठाया और एक फिंगर से इशारा किया। केयरफ्री स्वॉर्ड तुरंत बाहर निकलकर उन ग्रेट शमन्स की तरफ रश कर गई। ग्रेट शमन्स ने इस चीप अटैक को देखा और जोर जोर से हंसने लगे। एक ग्रेट शमन ने कहा, हेवनली डेविल कल्ट के कल्ट मास्टर, चिन की हालत इतनी पोर है कि उसके पास सिर्फ 6 डायरेक्शंस रेल्म की एक स्पिरिट स्वॉर्ड है। खैर कोई बात नहीं, इससे हमारे लिए ग्रेट मेरिट हासिल करना और भी आसान हो जाएगा। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि चिन्मू की बैग से चमकती हुई व्हाइट रेन जैसी सोर्ड लाइट्स अचानक बाहर निकलने लगीं। ताउटी सैक से 8000 सोर्ड्स एक साथ आसमान में उठ गईं और एक साथ मूव करने लगीं। सभी सोर्ड्स ने डायरेक्शन बदली और उन शामन्स की तरफ तेजी से रश कर गईं। एक हूश की आवाज के साथ हजारों सोर्ड्स ने उनके टारगेट्स को पूरी तरह ड्राउन कर दिया। चिन्मू ने अपनी इंडेक्स फिंगर को हल्का सा ऊपर फ्लिक किया। केयरफ्री सोर्ड वापस उड़ते हुए सोर्ड शीथ में चली गई। उसके बाद बाकी 7999 सोर्ड्स भी एक एक करके वापस टाउटी सैक में चली गई। जहां उन ट्रेजर्ड सोर्ड्स ने हमला किया था, वहां एक भी कंप्लीट कॉर्प्स दिखाई नहीं दे रही थी। दोनों व्हाइट बैट्स अपनी आंखें पूरी तरह खोलकर चिन्मू को देखते रह गए। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। जब बारबेरियन डी एम्पायर के सोल्जर्स अपने नाइफ पैलेट्स एग्जीक्यूट करते थे और काउंटलेस कर्व्ड नाइफ्स एक साथ एनिमीज पर स्लैश करते थे, तब वह साइट बेहद मैजेस्टिक दिखाई देती थी। लेकिन फिजिशियन बुल हेड तो अकेले ही एक 100 मैन आर्मी जैसा था, जिसने हजारों सोर्ड्स को एक साथ अपने एनिमीज पर भेज दिया था। उन ग्रेट शामन्स की मौत इतनी अचानक हुई कि उन्हें अपनी मौत का कोई मौका ही नहीं मिला। तभी चिन्मू ने अपनी नजर फ्लिकर करते हुए कहा, अगर ये ग्रेट शामन्स यहाँ तक अपना रास्ता ढूंढ कर आ गए हैं, तो शामन किंग्स भी ज्यादा दूर नहीं होंगे। यहाँ और रुकना ठीक नहीं है। चिन्मू ने दोनों व्हाइट बैट्स से कहा, डाओ फ्रेंड्स, हमें जल्दी आगे बढ़ना चाहिए। दोनों व्हाइट बैट्स उसके पीछे चल पड़े और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फू यूक्यू ने मुस्कुराते हुए चिन्मू से पूछा, अभी उन दोनों लोगों ने कहा कि तुम हेवनली डेविल कल्ट के कल्ट मास्टर चिन हो। चिन्मू ड्रैगन किलिन की बैक पर बैठ गया और बिना किसी चिंता के अपनी स्प्रिट पिल्स रिफाइन करता रहा। फिर उसने कहा, हाँ, ये सही है। हालांकि हम खुद को हेवनली सेंट कल्ट कहते हैं। फू यूक्यू ने कहा, हम यहाँ पहले भी कुछ लोगों से मिले थे जो खुद को हेवनली सेंट कल्ट कहते थे, और जिन गोल्डन लोगों से उनका सामना हुआ था, वे भी उन्हें हेवनली सेंट कल्ट ही कहते थे। अगर तुम ह्यूमंस के कल्ट मास्टर हो, तो क्या तुम मार्स फैमिली से नहीं हो? चिन्मू ने अपना मार्स सॉवरेन फॉर्म डिस्पर्स कर दिया और मुस्कुराते हुए अपने असली अपीयरेंस में वापस आ गया। चिन्मू ने कहा, हाँ, मैं ओरिजिनली एक ह्यूमन हूँ। मैंने सिर्फ हेवनली सेंट कल्ट की गॉड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके खुद को मार्स के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया था। ये देखकर दोनों व्हाइट बैट्स की सलाइवा निकलने लगी और उनके हार्ट्स एक साथ कनेक्टेड होकर सोचने लगे। दोनों व्हाइट बैट्स ने मन ही मन सोचा, जब हमारी इंजरीज पूरी तरह ठीक हो जाएंगी, तब हम इसे खा जाएंगे। दूसरे व्हाइट बैट ने मन ही मन कहा, हम इसे रेयर ही खाएंगे। इधर चिन्मू ने स्पिरिट पिल्स की रिफाइनिंग पूरी कर ली, लेकिन उसने वे पिल्स दोनों व्हाइट बैट्स को नहीं दी। उसने सिर्फ एक पिल खुद खाई और बाकी पिल्स उन्हें देने से साफ मना कर दिया। फू यूचुन हक्का बक्का होकर किन्मू से पूछने लगा, कल्ट मास्टर, किन हमें स्पिरिट पिल्स क्यों नहीं दे रहे हो? किन्मू मुस्कुराया और कहा, ये स्पिरिट पिल्स की बैच मेरे पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करने के लिए है, इसलिए तुम दोनों को इनमें से कोई पिल देने की जरूरत नहीं है। मगर फू यूचुन ने घबराकर पूछा, डिटॉक्सिफाई पॉइजन? उसकी आवाज कांपने लगी और उसने स्टटर करते हुए पूछा, डब्ल्यू हार्ट पॉइजन? किन्मू ने बिल्कुल नेचुरली समझाते हुए कहा, ऑब्वियसली वही पॉइजन जो मैंने तुम्हें पिछली दोनों स्प्रिट पिल्स की बैच में दिया था। दोनों व्हाइट बैट्स के फेसेस तुरंत ब्लैक पड़ गए, लेकिन इससे पहले कि वे किन्मू पर झपट पाते, उन्हें अपनी सोल्स में नंबनेस महसूस होने लगी। उनके बॉडीज दर्द से कन्वल्स करने लगे और दोनों जमीन पर गिर पड़े। दोनों व्हाइट बैट्स लगातार जमीन पर ट्विच करने लगे। ड्रैगन किलिन ने उन्हें देखकर स्निकर करते हुए कहा, दो फूलिश बर्ड्स, कल्ट मास्टर की स्पिरिट पिल्स खाने की हिम्मत कर बैठे, सच में अपने लिए मुसीबत बुला ली। दोनों व्हाइट बैट्स गुस्से से आग बबूला हो गए और जमीन पर पड़े पड़े एक साथ बोले, डैम फैटी, फूलिश बर्ड तो तुम हो। चिन्मू ने ड्रैगन किलिन की तरफ देखा और कहा, फैटी ड्रैगन, हर वो चीज जिसके विंग्स होते हैं, जरूरी नहीं कि वो बर्ड ही हो। ये बर्ड्स नहीं है,
किनमू ने दोनों व्हाइट बैट्स को उठाकर ड्रैगन किलन की बैक पर रख दिया और कहा, डाओ फ्रेंड्स। दोनों व्हाइट बैट्स ने तुरंत मुंह बनाते हुए कहा, वाह। उन दोनों का एटीट्यूड अभी भी बिल्कुल अनेल्डिंग था। किनमू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पॉइजन ने सिर्फ तुम दोनों की सोल्स में इन्फिल्ट्रेशन किया है। ये एक नया सोल पॉइजन है जिसे मैंने अभी डेवलप किया है और तुम दोनों इसका पहला फ्लेयर अप एक्सपीरियंस कर रहे हो। जब ये पॉइजन 10 बार फ्लेयर अप करेगा तब तुम्हारी सोल्स इस अनबेरेबल पेन की वजह से पूरी तरह टेयर अपार्ट हो जाएंगी। चिन्मू ने दोनों को देखकर ग्रिन करते हुए कहा, सोल पॉइजन नॉर्मल पॉइजन से अलग होता है। ये सोल के अंदर खुद रिप्रोड्यूस करता है और हर बार फ्लेयर अप होने पर इसकी टॉक्सिसिटी 10% बढ़ जाती है। मेरे पास इसका एंटीडोट है जो प्रिसाइसली इस एक्स्ट्रा 10% टॉक्सिसिटी को निगेट कर सकता है। उसने 2 स्पिरिट पिल्स निकाली और दोनों में से एक एक छोटा पीस काट कर दोनों बैट्स के माउथ्स में डाल दिया। फिर उसने अपने हाथ से हल्का स्मैक किया और दोनों स्पिरिट पिल्स को पाउडर में क्रश कर दिया। चिन्मू ने एंटीडोट अपने बॉडी पर रेडी करके नहीं रखा था क्योंकि उसे डर था कि दोनों व्हाइट बैट्स अचानक उस पर लीथल मूव करके उसे मार दें और एंटीडोट छीन लें। अगर वह हर बार सोल पॉइजन के फ्लेयर अप होने से ठीक पहले एंटीडोट रिफाइन करता तभी वह इन दोनों को अपने कंट्रोल में रख सकता था। एंटीडोट के असर से दोनों बैट्स के बॉडीज में मौजूद सोल पॉइजन सप्रेस हो गया और अनबेरेबल पेन भी गायब हो गया। दोनों डार्केंड फेसेस के साथ वापस खड़े हो गए। कुछ देर बाद फू युचुन ने कहा, वी एडमिट डिफीट, लेकिन हम सिर्फ घोस्ट वैली के अंदर तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे। जैसे ही तुम यहाँ से बाहर निकलोगे हम दोनों अपने रास्ते चले जाएंगे। चिन्मू ने बिना किसी हेजिटेशन के कहा, डील। इसके बाद चिन्मू ने स्पिरिट पिल्स की एक और बैच रिफाइन की और दोनों व्हाइट बैट्स की तरफ फेंक दी। फिर उसने ड्रैगन स्लाइवा की एक बॉटल भी उन्हें दे दी। किन्मू ने कहा, ड्रैगन स्लाइवा को अपनी एक्सटर्नल वुंड्स पर लगाओ और स्पिरिट पिल्स कंज्यूम करो। इसके बाद तुम्हारी इंजरीज बेसिकली पूरी तरह हील हो जाएंगी। दोनों व्हाइट बैट्स ने स्पिरिट पिल्स खाई और अपनी वुंड्स पर ड्रैगन सलाइवा लगा लिया। कुछ ही समय में उनकी इंजरीज सच में लगभग पूरी तरह रिकवर हो गईं। अचानक फू युक्यू के कान ट्विच हुए और उसने वार्निंग दी, बी केयरफुल, जमीन के नीचे सोल इंसेक्ट्स हैं। डैम फैटी, जमीन पर पैर मत रखना। ड्रैगन किलन के पैरों के नीचे तुरंत फायर क्लाउड्स दिखाई देने लगे जिन्होंने उसे जमीन से ऊपर उठा लिया। केनमू ने अपना हेड नीचे करके देखा तो उसने स्नो व्हाइट टेंटलस को जमीन से बाहर निकलते हुए देखा जो धीरे धीरे हवा में वेव कर रहे थे। इस तरह का स्ट्रेंज ऑर्गेनिज्म बेहद अजीबोगरीब था। उन स्नो व्हाइट टेंटिकल्स पर कभी कभी ट्विस्टेड फेसेस दिखाई देते थे। वे अपने माउथ्स खोलकर मिजरेबल श्रीक्स निकालते थे जो सीधे लोगों की सोल्स पर अटैक करती थीं। दोनों व्हाइट बैट्स ने एक साथ स्क्रीच किया और उनकी साइलेंट साउंड वेव्स ने सीधे जमीन पर बॉम्बार्ड किया। अचानक जमीन के नीचे से वायलेंट ट्रेमर्स आने लगे और टेंटिकल्स से ढका हुआ एक ह्यूज इंसेक्ट जमीन से बाहर निकल आया। उसका आधा बॉडी जमीन के ऊपर था और बाकी आधा अभी भी जमीन के अंदर था। दोनों व्हाइट बैट्स की साउंड वेव्स ने उस विशाल इंसेक्ट को वहीं शेक करके डेथ के हवाले कर दिया। वह बग कुछ ही समय में मेल्ट होकर वाटर की एक पाइल में बदल गया जिसे जमीन ने अब्सॉर्ब कर लिया। लेकिन उसी समय उस क्रीचर के बॉडी के अंदर से काउंटलेस टाइनी ह्यूमंस बाहर निकल आए। उनके फेसेस अलग अलग दिशाओं में भागने लगे और आखिरकार ग्रीन स्मोक की विस्प्स में ट्रांसफॉर्म होकर हवा में गायब हो गए। चिन्मू पूरी तरह फ्लैबरगास्टेड था। ये आखिर किस तरह का वियर्ड लाइफ फॉर्म था? फू युचुन ने समझाते हुए कहा, गोस्ट वैली की ओरिजिन्स बहुत एंशिएंट हैं। मैंने अपने एंसेस्टर्स से सुना है कि ये जगह यूडू से कनेक्टेड है। एंशिएंट गॉड्स ने दूसरे वर्ल्ड यूडू वर्ल्ड तक पहुंचने के लिए एक पासेज खोला था। इसी वजह से यूडू की कुछ चीजें इस वर्ल्ड में घुस आईं। गॉड्स ने बहुत मेहनत करके इस जगह को सील किया था और हमारी व्हाइट बैट गॉड रेस को यहाँ गार्ड करने का ऑर्डर दिया गया था ताकि यूडू के लाइफ फॉर्म्स वर्ल्ड बैरियर को ब्रेक करके इस जगह में प्रवेश न कर सके। लेकिन हमारी जनरेशन तक आते आते सिर्फ हम दोनों ब्रदर्स ही बचे हैं। दोनों व्हाइट बैट्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके फेसेस बिटर हो गए थे। दोनों के फेसेस ऐसे रिंकल्ड हो गए जैसे दो ड्राइड अप मैंड्रिन्स हों। दोनों मेल थे, इसलिए फ्यूचर जनरेशंस को रिप्रोड्यूस करके इस प्लेस की गार्डियनशिप आगे कैसे चलती रहेगी, यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी। किन्मू कुछ पल के लिए स्टंट रह गया। फिर उसने कहा, मैंने नहीं सोचा था कि डाओ फ्रेंड्स इस वर्ल्ड के गार्डियंस हैं, लेकिन तुम दोनों ब्रदर्स हो और दोनों मेल हो, तो तुम्हारे मरने के बाद गोस्ट वैली की गार्डिंग कौन करेगा? दोनों व्हाइट बैट्स ने एक साथ कहा, डोंट मेंशन इट। चिन्मू ने तुरंत कहा, ऑल राइट देन। उसने इस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाया। फिर उसने कहा, मैं नहीं सोचा था कि डाओ फ्रेंड्स इस वर्ल्ड के गार्डियंस हैं, लेकिन तुम दोनों ब्रदर्स हो और दोनों मेल हो, तो तुम्हारे मरने के बाद गोस्ट वैली की गार्डिंग कौन करेगा? दोनों व्हाइट बैट्स ने एक साथ कहा, डोंट मेंशन इट। चिन्मू ने तुरंत कहा, ऑल राइट देन। उसने इस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाया।
और इसके बजाय पूछा, क्या तुम्हें 16 इयर्स पहले की घटना याद है? क्या उस समय आउटर स्पेस से मीटियर जैसी कोई चीज यहाँ आकर क्रैश हुई थी? फुयुक्यू ने कहा, ऐसी घटना हुई थी। उस अननोन थिंग ने हमारी व्हाइट बैट गॉड रेस के एंसेस्टर्स द्वारा छोड़े गए सील को पेनिट्रेट कर दिया था। हम दोनों पहले वहां जाकर देख चुके हैं, लेकिन वो जगह बहुत डेंजरस थी। बाद में कुछ लोग वहां आए और हमने उनमें से कुछ को खा लिया, लेकिन और भी कई लोग अंदर डीपर चले गए। उनमें से बहुत कम लोग वापस बाहर आए। किन्मू का स्पिरिट तुरंत एक्साइटेड हो उठा और उसने जल्दी से पूछा, आसमान से आखिर क्या गिरा था? फुयुक्यू ने जवाब दिया, एक शिप। उसका आधा हिस्सा अभी यूडू में फंसा हुआ है और दूसरा आधा यहाँ जमीन के अंदर है। तो आखिर वो मिस्टीरियस शिप थी किसकी और उसके अंदर क्या था? मुझे तो पता है, मगर क्या आपको है? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि अब यहाँ से स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि आगे के कुछ एपिसोड के बाद छिन्मू मिलेगा अपने रियल फादर से। अगर आप आगे के एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो डेफिनेटली सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारी एनी डोंगहुआ एक्सप्लेन फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। ये एपिसोड यहीं एंड होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।